होने के कितने, किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस हैं, वो आपकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, आपके किसी भी चीज के होने की कितने चांसेस हैं, पॉसिबल अकरेंसेस कितनी हो सकती हैं, वो आपके क्या है, वो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैं आपको लिखवाता हूं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इवेंट डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स या सैंपल स्पेसेस। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स या आपकी सैंपल स्पेसेस। हमने डाइसेस तक कर लिया था। अब मैं आपके सामने दूसरी एक एग्जांपल लेके आऊंगा, फिर इसके बाद आपको पास्ट पेपर्स दिखाऊंगा। तो पास्ट पेपर में जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल आया हुआ है, आपके पेपर में उसके अलावा और कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, आपके पेपर में प्रोबेबिलिटी का उसके अलावा और कोई सवाल नहीं आएगा सीएसएस के लेवल पे। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, आपने उसी सवाल को तैयार कर लेना है। अब मैं आपके सामने एक कंडीशन रखता हूं, एक जग है, उस जग के अंदर 5 जो है वो रेड कलर की बॉल्स पड़ी हैं, 5 जो है वो रेड कलर की बॉल्स हैं, 6 जो है वो ब्लू कलर की बॉल्स हैं, और 7 जो है वो ग्रीन कलर की बॉल्स हैं। ठीक है, अब सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि रैंडमली जब भी हम जग में हाथ डालते हैं तो हमारे हाथ में कौन सी बॉल आएगी रैंडमली। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इवेंट डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। अब हमने क्या कहा था कि रैंडमली हमने जग में हाथ डाला, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब भी हम जग में हाथ डालेंगे हमारी ग्रीन बॉल होगी। तो ग्रीन के इवेंट कितना है, ग्रीन का इवेंट है 7, ग्रीन का कितना इवेंट है 7, डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, पॉसिबल आउटकम्स होंगी ये सारा एक का सारा सम 5 और 6 11 और 7 कितना हो गया 18, 11 और 7 18, तो 7/18 आपकी पॉसिबल आउटकम्स है, या पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है कि 7/18 चांस है कि आप जग में हाथ डालेंगे तो आगे से बॉल रेड निकले ग्रीन निकलेगी। अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एवरी टाइम यू पुट योर हैंड इन द जग एंड द बॉल विल बी ब्लू, बॉल बॉल ब्लू होगी, इसकी क्या चांसेस हैं। जी बच्चों, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब भी हम जग में हाथ डालते हैं तो बॉल जो है वो ब्लू निकलेगी। आपके ब्लू के इवेंट कितने हैं, ब्लू के इवेंट है 6। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इवेंट हमने 6 लिख दिया, डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 5 + 6 11, 11 + 7 कितने हो गए 18। तो आपने क्या करना है, जो पॉसिबल आउटकम्स में है नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं उनको सम कर देना है, जितनी बॉल्स आपके जग में होंगी उनका सम आपने लिख देना, तो वो आपकी पॉसिबल आउटकम्स होंगी। तो पॉसिबल आउटकम्स आपकी 18 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 6/18। अगर एग्जामिनर आपको कहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एवरी टाइम यू पुट योर हैंड इन द जग, तो बॉल जो हमेशा निकलती है वो हमेशा होगी या ग्रीन या रेड होगी, या बॉल ग्रीन होगी या बॉल क्या होगी रेड होगी। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इवेंट डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। अब इवेंट क्या होगा, 5 बॉल्स रेड की हैं, 7 बॉल्स ग्रीन की है, तो क्या हो गया 7 + 5 12, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 18। तो 12/18 इज योर आंसर। आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12/18। अब एक और सवाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप जब भी अपने जार में हाथ डालते हैं, जग में हाथ डालते हैं, तो बॉल हमेशा ग्रीन नहीं निकलती, ग्रीन बॉल नहीं निकलती, बाकी सारी निकलती है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, जरा मुझे बता दें।
वो होगी आपकी 11/18, क्योंकि ग्रीन नहीं निकलती तो फिर यही दो निकलेंगे ना, 6 + 5 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 18। यहां तक बच्चे समझ आ गया इस सवाल का। अब इसके बाद एक और कैटेगरी है, वो है आपकी लास्ट कैटेगरी, दैट इज ऑफ कार्ड्स। आप लोगों में से कितने लोग जुआरी, सॉरी, कितने लोगों ने ताश खेली है, कार्ड्स खेले हैं आप लोगों ने? जुआरी मैं ऐसे मजाक से कह रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं कि अस्तगफिरुल्लाह बेटा, कोई ताश खेलना कोई बड़ी बुरी बात नहीं, अगर आप अपने हॉस्टल में खेलें और अपने दोस्तों के साथ खेलें बगैर जुआ लगाए। कार्ड्स ताश को बोलते हैं, और कार्ड्स हम सब लोगों ने ही खेले हुए हैं, ठीक है। और कार्ड्स की 4 कैटेगरीज होती हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। और इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 आपके क्लब्स, नंबर 2 डायमंड्स, नंबर 3 हार्ट्स, और नंबर 4 आपके स्पेड्स। ये 4 होती हैं। अब इन हर कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 13। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 13। पहला कार्ड होता है ए का, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद किंग, क्वीन और जैक। हाँ जी, ए को यका बोलते हैं बेटे। अब आप, मैं अब क्या करूं यार, आप ये सारे के सारे कार्ड जो है वो नहीं हो, उन्होंने ना वो लव, उन्होंने सुनना ही एस नहीं सुनना था, उन्होंने यका ही सुनना था, तो मैंने उनको सुना दिया है। फिर ये देखें, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया, ठीक है। ये 4 टोटल हो गए आपके, बन गए टोटल 53, 52 कार्ड्स बन गए। अब सवाल यहां पर कैसे आएगा, अगर आप गौर करें तो हर नंबर क्लब्स का भी है, मतलब क्लब का भी ए है, डायमंड का भी ए है, हार्ट का भी है, स्पेड का भी है। 2 क्लब का भी है, डायमंड का भी है, हार्ट का भी, स्पेड का, मतलब हर नंबर हर कैटेगरी में फॉल करता है। अब सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, सवाल आपसे क्या ये पूछा जाएगा कि आप रैंडमली कोई कार्ड पुल करते हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड दिल का निकलेगा, दिल का कार्ड निकलेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 13/52। 13/52। 13/52 क्यों होगी? क्योंकि दिल की कैटेगरी में 13 कार्ड्स हैं, तो ये सारे के सारे में से कोई भी निकल सकता है। अब अगर वो आपको कहे इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब भी हम कार्ड्स को रैंडमली पुल करते हैं तो आंसर 2 आएगा, आंसर विल बी 2। अब उसने कैटेगरी नहीं बताई, उसने नंबर बताया, तो 2 के 4 ही कार्ड्स हैं, क्लब का 2, डायमंड, हार्ट और स्पेड्स का, तो ये 4/52 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब भी आप कोई कार्ड पुल करते हैं तो वो कोई अल्फाबेट होता है, जब भी कोई कार्ड पुल करते हैं वो कोई अल्फाबेट होते हैं। कश्यप गिल बच्चे तो साथ साथ देखते जाए, अभी समझ आ जाएगा, अभी समझ आ जाएगा। अब अल्फाबेट्स के टोटल कितने कार्ड्स हैं? अल्फाबेट्स के टोटल 16 कार्ड्स हैं, मतलब 12 तो ये हो गए ना, के क्यू जे, ये 12 तो ये हो गए, 4 ये ए के हो गए, तो 16/52 आपके हो गए। बेटा यहाँ पे कार्ड्स नहीं खेल रहे, यहाँ पे हम कार्ड्स नहीं खेल रहे, हम सिर्फ कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब भी हम रैंडमली कोई कार्ड पुल करेंगे तो वो नंबर होगा, अल्फाबेट नहीं होगा। वो नंबर होगा, कोई अल्फाबेट नहीं होगा। बेटा क्या कर रही है इस ना? 36/52, 36/52, क्योंकि ये 16 तो अल्फाबेट से, उनके अलावा बाकी सारे आपके नंबर ही हैं, तो 36/52 हो जाएगा।
इसमें क्या रिपीट करवाना है? मुझे बताएं क्या पूछना है आपने, से पूछना क्या चाह रही है इसमें? किस किस को मसला आ रहा है इसमें? किस इस सवाल के अंदर किस किस को समझ आ गई है, किसको नहीं आई वो बता दे। जिसको समझ आ गई प्लीज रेज हैंड, हैंड रेज करें। बेटा रिपीट क्या करना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या रिपीट करना है? बेटा एक तो ये माइंड से अपने ये निकाल दें कि आपको मैथ समझने में डिफिकल्टी है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो फिर कैसे होगा? इस तरह तो फिर नहीं कर सकते ना। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना, या तो आप कह दें कि मैंने जनरल साइंस एंड एबिलिटी में मैथ वाला पोर्शन नहीं करना, तो फिर आप इसको छोड़ दें। फिर मैथ वाला पोर्शन 40 नंबर का निकाल दें और फिर आप बाकी 60 नंबर पे रिलाई करें। अगर आपने नंबर लेने हैं तो फिर आपको ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि मैं नहीं कर सकती। आपने करना है मैथ, और ये बच्चों वाला मैथ है। खुदा, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। बेटा म- मेरा ना एक दोस्त था, इस्लामाबाद में आया, तो ना बड़ी बातें कर रहा था कि सियासत के ऊपर। मैंने उसे कहा कि यार ये पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में तुम्हें दिखा रहा हूँ। मुझे कहता अच्छा एक पार्लियामेंट तो इस्लामाबाद में, दूसरी पार्लियामेंट किधर है? इन्होंने भी वही वाली बात की है कि सर के क्यू जे की वैल्यू क्या है। भाई के क्यू जे की वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू होगी के क्यू जे की? ये कार्ड्स के नाम है भाई, कार्ड जो होते हैं ताश के जो पत्ते हैं उनके नाम है के क्यू जे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जस्ट पत्तों के नाम है, कार्ड्स के नाम है। ठीक है। और आप ताश की टेंशन में ना पड़े, यार ताश नहीं खेल रहे हम लोग यहाँ पे, सिर्फ हम उनकी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, अब मैं आपके सामने एक पास्ट पेपर का सवाल लेके आऊंगा। मैं अभी बता रहा हूं, जो बच्चे स्पेशल सीएसएस का पेपर देने जा रहे हैं ना, उनका सवाल वो वाला पेपर में आएगा। अगर ना आया तो आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये चैलेंज हो गया आप लोगों के साथ, ठीक है? अभी जो सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 5 नंबर का सवाल आपके पेपर में आया, आ गया है। चलें अब आप सिर्फ रुक जाएं 1 मिनट। ये बच्चे आपके सामने सवाल आ गया है, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12, इसको जरा समझ लें, फिर आपको ना पता चल जाएगा। क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट देके ना आप लोगों की जान भी निकल जानी है कि ये पता नहीं क्या पूछ लिया हमसे। सवाल लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजेनेटिक सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मतलब ये कहानी है, ये सवाल नहीं है, कहानी छोड़ दें। इन अ सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉपुलेशन द ब्लड ग्रुप इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 1000 पीपल वाज फॉलो। यहां से आपका सवाल असल शुरू हो रहा है कि एक सर्वे किया गया, उसमें 1000 लोगों के ब्लड सैंपल्स देखे गए कि उनके ब्लड ग्रुप कौन से हैं। 300 लोगों का ब्लड ग्रुप ए था, 325 लोगों का ब्लड ग्रुप बी था, 250 लोगों का ओ था, 125 का ए बी था। अब उसने सवाल आपका यहां पे आ गया। सवाल उसने ये कहा है कि अगर हम रैंडमली ये सबके ब्लड इकट्ठे कर लें, रैंडमली लोग सिलेक्ट करें, तो इस बात के क्या चांस हैं कि जो भी बंदा हम सिलेक्ट करेंगे या हम पिक करेंगे रैंडमली, उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप के कितने लोग हैं? 125। तो आपने क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय
टोटल सैंपल स्पेसिस कितनी है, इनको सम कर लें, 300 प्लस 325 प्लस 250, ये 1000 बनेगा जो ये लिखा हुआ है। तो 125 बाय 1000 ये आपका आंसर, 125 बटा 1000 आपका आंसर आ गया। इस सवाल को करने में उतनी ही देर लगेगी जितनी आपको उसको पढ़ने में लगनी है बस, और ये देखने में कि आपने फाइंड क्या करना है, वरना ये 5 नंबर का मुफ्त का सवाल है आपका। क्या किया उसने, सवाल ये दिया, कहानी इतनी बड़ी सुना दी आपको, और सवाल क्या पूछा कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम रैंडमली लोगों को पिक करें, तो वो जितनी बार पिक करेंगे हमेशा ए बी निकलेगा। तो आपने ए बी को देख लेना है कि ए बी का इवेंट कितना है, ए बी का इवेंट 125 का है, उसको आप डिवाइड करें 1000 पे तो आपका आंसर आ जाएगा। ना भी करें तो 125 बाय 1000 लिख देंगे, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी, दिस इज योर आंसर। ये बच्चे नजर आ रहा है आपको? समझ आ गई सवाल की? अब अगर मैं आपको, आप लोगों से पूछूं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब भी हम रैंडमली कोई पर्सन सेलेक्ट करेंगे तो उसका ब्लड ग्रुप ओ निकलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर इस सवाल को अपनी मर्जी से एक्सटेंड करने लगो? 250 बाय 1000। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडमली किसी पर्सन को सिलेक्ट करे तो उसका ब्लड ग्रुप बी निकलेगा, उसका ब्लड ग्रुप बी निकलेगा? 325 बाय 1000। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब भी हम किसी पर्सन को सिलेक्ट करें, किसी पर्सन को पिक करें, तो या तो वो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा या ए बी होगा, या बी होगा या ए बी होगा। तो फिर 325 प्लस 125 करके डिवाइड कर देना है, आपका 1000 आंसर है, 450 बाय 1000 आंसर है। देखा, 5 नंबर के सवाल के लिए बस आपने इतना ही करना, फार्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ गया। आपको 5 नंबर एग्जामिनर लिख के दे देगा, ये लो जी 5 नंबर है। यहां पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल है नहीं, तो एग्जामिनर कभी भी आपको ऐसा सवाल नहीं देगा जिसके ऊपर आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़े। अब 2020 में भी सवाल इसके ऊपर आ चुका है, वहां पर भी चलते हैं हम लोग। ये बच्चे देखें इसको जरा, ये किधर गया सवाल ये वाला आपका? ये आ गया आपका बेटा क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर ए का बी पार्ट बेटा, आप नजर आ रहा है आप लोगों को कि एक गांव के रहने वाले कुछ लोगों को चेक किया गया, तो 600 लोगों के ब्लड सैंपल जो है वो ब्लड ग्रुप ए निकला, 650 लोगों का बी निकला, 550 का ए बी निकला और 200 लोगों का ओ निकला। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि, इस सवाल के दो पार्ट है, पहला पार्ट ये है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि कितने लोगों का रैंडमली पिक करें तो हमेशा ब्लड ग्रुप बी निकलेगा, और दूसरा ये है कि हम रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करें
तो लोगों का इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हर दफा ब्लड ग्रुप ओ निकलेगा? इन दोनों का आंसर बता दें क्या होगा। जी एग्जैक्टली, शाबाश शबाना बेटा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। कश्यप बेटा समझ आ रही है अब आपने क्या करना है? शुक्र है, शुक्र। 5 नंबर अब पक्के हो गए। चले जी, माशाल्लाह। इतनी सी बात थी प्रोबेबिलिटी की। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। इसको मिटा दूं मैं? ना डरा करें बच्चे, डरना इंसान को क्यामत जहन्नम की आग से चाहिए, ये तो कोई चीज नहीं है, मैथ तो ये कोई चीज नहीं है, टेंशन नहीं लें इसकी। मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मैयर, इसको मैयर करना है हमने बेसिकली। तो किसी भी गिवन डाटा की जो मिडल वैल्यूज हैं हम इस तरह के सवाल में फाइंड करते होते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती है? इसमें आपकी आती है रेंज, इसमें आपकी आती है मीन, इसमें आपका आता है मीडियन, और आपका आता है मॉड। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। क्वांटाइल और ये जो है ना, अब इस लेवल पे नहीं देंगे आपसे, क्योंकि इसमें फार्मूलाज लगाते हैं, कैलकुलेशन होती है, तो फिर इस लेवल पे यहाँ नहीं देंगे आपको। सिर्फ ये रेंज, मीडियन, मॉड और आपको मीन ही पेपर में पूछा जाएगा। मीन के भी चांसेस कम है, ज्यादातर रेंज पूछी गई है या मीडियन आपसे पूछा जाता है। बेटा रेंज क्या होती है? किसी भी गिवन डाटा के अंदर, किसी भी गिवन डाटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? आपका रेंज होता है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका रेंज कहलाता है। दिस इज योर रेंज। तो वो आपकी क्या होगी? मैं आपको डाटा लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इस डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू है 6। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1। 6 - 1 = 5। दिस इज योर आंसर, ये आपकी रेंज है। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड कर दें। 11 22 33 44 55 एंड 66। इसकी रेंज क्या होगी जरा जल्दी से बता दें। 66 सबसे बड़ी वैल्यू है, 11 सबसे छोटी वैल्यू, व्हाट विल बी द रेंज? 55 विल बी द रेंज। आपने सिंपली हाईएस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना। उसके बाद मॉड आ जाता है, मॉड पे आ जाते हैं। मीन की रेंज की समझ आ गई है, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस। मॉड क्या होता है? किसी भी गिवन डाटा में जो सबसे ज्यादा रिपीटिंग वैल्यू होती है वो आपका मॉड होता है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन योर डाटा इज मॉड। 1 2 3 4 4 5 6, सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? 4। तो आपका मॉड क्या हो गया? 4 मॉड हो गया। बट अगर इसके अंदर 5 के लगा दें, अब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है?
मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज आर 4 एंड 5, तो आपके दो मॉड हो गए, 4 हो गया और 5 हो गया। अब अगर अब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? 4 हो गया, तो फिर आपने मॉड अपना 4 कर देना है। अब इसको भी 5 कर दें तो ये 4 और 5 हो जाएगा। अब 4 को फिर बढ़ा देते हैं, तो जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा? वो आपका मॉड होगा। रेंज और मॉड की समझ आ गई है? चलें जी। अभी मुझे एक शहजादी का मैसेज आया, सर आई हैव 3 क्वेरीज। मैंने कहा जी बच्चे पूछें। सर जो एमपीटी होता है वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है, और मेरी स्टूडेंट नहीं है, पता नहीं कहाँ से उनको किसी स्टूडेंट ने ले बताया होगा कि एमपीटी की फ्री क्लासेस होनी है। तो उसने कहा कि जी आप क्यों फ्री क्लासेस ले रहे हैं, वाई फ्री क्लासेस, और ये तो एमसीक्यूज बेस्ड होता है। तो एमसीक्यूज बेस्ड के लिए तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती, एमसीक्यूज ही याद करने होते हैं। तो फिर मैंने दिल में कहा कि बेटा आप बहुत बड़े जहाज हैं, बल्कि बहुत बड़ी जहाज है। वो लड़का नहीं था, लड़की थी। तो आपको ये ही नहीं पता कि एमसीक्यूज को प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसको तैयार कैसे करते हैं। और आप कह रही हैं कि एमपीटी की क्लास में आप पढ़ाना क्या चाहते हैं, और फ्री क्यों है, ये पैसे क्यों नहीं ले रहे आप? अल्लाह। ये कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जब तक इनकी मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी। ये कौम कभी नहीं तरक्की करेगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। नहीं बच्चे, अल्लाह माफ करे। मैं ये समझता हूँ इस बात को, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, एमपीटी की फीस लेने वाला बंदा हराम खा रहा है। जो बंदा किसी स्टूडेंट से एमपीटी की फीस लेता है ना, एमपीटी एक ऐसी चीज है जो, अगर आप मेरे पास सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं आपको गारंटी से कहता, मैं आपको एमपीटी नहीं तैयार करवाता। आप मेरे ऊपर यकीन करके पेपर में बैठ जाएं, पेपर में बैठ जाए। अगर आप में से कोई बच्चा भी फेल हो जाए, मैं रिस्पॉन्सिबल इस पर्सन हूँ। यहाँ पे काफी बच्चे स्पेशल सीएसएस के, जिनको मैंने एक दिन भी एमपीटी की तैयारी नहीं करा, वो सारे के सारे पास होके आ गए। एमपीटी की तो टेंशन ही कोई नहीं होती। तो उसकी फीस लेना बच्चों के साथ भी ज्यादती, और आप हराम खा रहे हैं, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन बहरहाल लोग चार्ज कर रहे हैं। ओए होए शरोस, ये बड़ी गलत गलत बात की है। अब आगे आ जाए बच्चे। ओ बेटा, आपका नाम इसलिए लिस्ट में नहीं आया क्योंकि आपका नाम सुमेरा। आप वैसे एक बड़ी किस्मत वाली बच्ची हैं। जी आपका नाम नहीं आया, वरना उस बच्चे का नाम भी आ गया, उस बच्चे का नाम भी आ गया, जिसने पेपर में भी कह दिया, पेपर देते ही उसने कहा था कि मेरे 62 खींच तान के नहीं बनते, वो भी पास हो गया था। अच्छा बच्चे, अब आ जाते हैं मीडियन पे। मीडियन के ऊपर बात करते हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन बेसिकली मिडल वैल्यू ऑफ डाटा को बोलते हैं। मिडल वैल्यू ऑफ डाटा, किसी भी गिवन डाटा की जो दरमियानी वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन, विचोला। 1 2 3 4 5 6 7, वट विल बी द मीडियन? इस डाटा का मीडियन क्या होगा? 4। दिस इज योर आंसर। 7 6 5 4 3 2 1, इसका मीडियन क्या होगा? अब ये सवाल आपका, आंसर इसका 4 ही आएगा। लेकिन अभी ये सवाल गलत, इस तरीके से सवाल अटेम्प्ट नहीं कर सकते आप। मीडियन के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि आपने अपने डाटा को पहले अरेंज करना है। डाटा को क्या करना? अरेंज करना। अरेंज कैसे करना है? दो ऑर्डर होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है? उसमें आप छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। डिसेंडिंग क्या होता है? आप छोटी से बड़ी से छोटी की तरफ जाते हैं, 7 6 5 4 3 2 1। मीडियन वाले सवाल में आपने डाटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप सबसे पहले डाटा को अरेंज करें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर लगना है, तो वो क्या होगा? वो होगा 1 2 3 4 5 6 7।
3 इधर से छोड़ी, 3 इधर से छोड़ी, मिडिल वैल्यू आपकी आ गई 4। ये आपका मीडियन हो गया। लेकिन अगर यहां पर आ जाए 8, अब तो 8 हो गई हैं, 3 इधर से छोड़ते हैं, 3 उधर से छोड़ते हैं, तो दरम्यान में 2 वैल्यू बचती हैं। 4 इधर से छोड़ते हैं, 4 इधर से छोड़ते हैं, दरम्यान में कुछ बचता नहीं है। ऐसी सूरत में फिर आपने क्या करना है, आपने 3 इधर से छोड़नी है, 3 इधर से छोड़नी है, दरम्यान में रह गए 2 नंबर। आपने इनकी एवरेज निकाल लेनी। क्या बनेगी? 4+5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका होगा मीडियन होगा, वो आपका मीडियन होगा। एक सवाल सॉल्व करें। इसका मीडियन बताएं क्या होगा। मीडियन में ये होता है बेटा कि अगर आपका इवन नंबर हो, जैसे सारे नंबर इवन है, इवन में क्या होगा, हमेशा आपके दरमियान में 2 वैल्यूज रह जाएंगी, एक वैल्यू नहीं रहेगी, हमेशा 2 वैल्यू रहेंगी, जब आपका डाटा इवन वैल्यू पर मुश्तमिल होगा। तो उस सूरत में आपने क्या करना, आपने मिडिल वैल्यू को 2 पे ऐड करके, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करना, तो आपका मीडियन निकल के आ जाएगा। अब इसका मीडियन क्या होगा? डाटा को अरेंज कर लिया पहले? हाँ जी, देन पहले डाटा को अरेंज करें, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। 3, 5, 6, 7, 8, 9 बनेगा। फिर दरम्यान में 2 वैल्यू रह जाएंगी आपकी, 6 और 7। 6+7 क्या हो जाएगा? 13। 13 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.5। दिस विल बी योर मीडियन। ठीक है, तो ये बच्चे आपका हो गया मीडियन। और उसके बाद आपका आ गया मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज को बोलते हैं मीन। और एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज इज इक्वल टू, बेटा 6.5 ऐसे आया कि आपने 7 और 6 को ऐड किया, दरम्यान में 2 वैल्यूज आ गई ना। सम ऑफ ऑल वैल्यू नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। एवरेज आपकी क्या होती है? सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आपके कितने नंबर हैं? ये आपके 5 नंबर हैं। एवरेज का फार्मूला क्या होगा? एवरेज का फार्मूला होगा ए इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने? 5। उनका सम ऊपर क्या होगा? 6 + 4 10, 10 + 5 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू का 3 आंसर आ जाएगा। योर एवरेज विल बी, योर मीन विल बी 3। योर एवरेज, योर मीन विल बी 3। एवरेज के ऊपर पूरा हमारा लेक्चर है, तो इसको मैंने वैसे एवरेज के ऊपर करवाया हुआ काम, लेकिन दोबारा से करवा दूंगा आप लोगों को। तो अभी आपने ये याद रखना है कि मीन हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ये बच्चे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपके इन 4 एरियाज के अलावा और कोई चीज नहीं पूछी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, तो आप डेफिनेशन याद कर लें। सेंट्रल टेंडेंसी की क्या डेफिनेशन होती है, रेंज की क्या होती है, मीन की क्या होती है, मीडियन की क्या होती है, और मॉड की क्या होती है। जो इनका प्रोसेस है, रेंज क्या है? मैक्सिमम हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस आपका रेंज कहलाता है। मीन क्या होती है? तमाम नंबर्स का जो सम होता है उसको उसके टोटल नंबर पे डिवाइड करें, तो जो सेंट्रल वैल्यू निकलेगी वो आपकी एवरेज होगी। उसके बाद मीडियन, मिडल वैल्यू ऑफ गिवन डाटा आफ्टर अरेंजिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो वो आपका मीडियन होगा। और मॉड, द मोस्ट रिपीटेड नंबर ऑफ योर डाटा इज योर मॉड। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका, और फिर उसके बाद आप जाएं आराम करें, क्योंकि हमारी मुलाकात 1 घंटे के बाद दोबारा होने वाली है आज। कोई बात नहीं बेटा, अभी आप 2024 तक मेरे साथ हैं। मैंने इतनी दफा प्रोबेबिलिटी करानी है कि आपने हाथ जोड़ने के सर बस करने, प्रोबेबिलिटी बहुत कर ली है। तो अभी तो पहली बार हम मिले हैं, कोई इशू नहीं, आगे भी बहुत सारे मकामात में प्रोबेबिलिटी आनी है। अब एक आखिरी बात,
जिन बच्चों ने आज ऐसे का टेस्ट दिया है